स्वागत है दर्शकों आप सभी का इस कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे भारत के न्यायालय की। जी, न्याय व्यवस्था यूं तो काफी लंबे समय से भारत की एक बहुत ही विश्वसनीय व्यवस्था मानी जाती है और ऐसा कोई व्यक्ति, बहुत ही कम परिवार होंगे जिनका कोई ना कोई संबंध कभी न कभी इस न्याय व्यवस्था से न आया हो। अगर देखा जाए तो भारत के हर नागरिक को यह स्वतंत्रता मिली हुई है कि भारत का संविधान ही यह स्वतंत्रता देता है कि वो अपने ऊपर हो रही अन्याय को या किसी भी प्रकार की जो दिक्कतें आती हैं उसके लिए वो न्यायालय की शरण ले सकता है। अब अगर देखा जाए तो संविधान का जो प्रियम्बल है, जो प्रस्तावना है, उसमें एक शब्द प्रतिष्ठा का शब्द भी है। उसमें एक बार कहा गया है कि सभी व्यक्ति को यहाँ पर प्रतिष्ठा का अवसर मिलता है, यानी कि अगर आपके सम्मान पर कोई ठेस आती है, कभी आपके सम्मान पर अगर कोई आघात करता है या सम्मान को कोई क्षति पहुंचाता है, कोई उसमें आपका अपमान करता है, तो भी आप जो है न्याय की गुहार लगा सकते हैं। अगर हम इस बात को थोड़ा सा देखें तो इस वक्त एक जो मामला चला हुआ है इस देश में वो है न्याय व्यवस्था, जो कि खुद सुप्रीम कोर्ट है, ऐसी न्याय व्यवस्था की ओर से खुद के सम्मान के लिए, यानी कि न्यायालय के सम्मान के लिए इस वक्त एक लड़ाई चली हुई है, जिसमें कई जो पहलू आए हैं, कई चरण भी हैं। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो जस्टिस कर्नन जो है उन्होंने उनके ऊपर एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाया गया था, जिसमें यही कहा गया था कि उन्होंने न्यायालय का अपमान किया। उसके बाद फिर कुछ जजेस जो हैं वो बाहर निकलते हैं और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उन्होंने बहुत सारे आरोप न्यायालय पर लगाए। उसके बाद फिर एक और मामला आता है जो हाल ही में आया हुआ है, जिस पर बहुत सारी चर्चा भी हो रही है कि एक वकील जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं प्रशांत भूषण, उन्होंने कुछ टिप्पणी की ट्विटर पर और किसी जज को लेकर, और हालांकि उन्होंने कोई इस प्रकार की कंप्लेंट नहीं दाखिल की है कि उन्होंने मुझ पर टिप्पणी की है तो इसका संज्ञान लिया जाए, लेकिन फिर भी कोर्ट ने स्वतः ही संज्ञान लेते हुए उन पर अवमानना की, न्यायालय के सम्मान पर अवमानना का जो है एक मामला चलाया हुआ है और संभवतः उन्हें इस मामले में दोषी भी ठहराया जा रहा है। हालांकि इस पर अभी चर्चा चल रही है। कल एक और बड़ी घटना हुई। कल एक दो दिन पहले एक घटना ऐसी हो गई जिसका हम अगर भारत के इतिहास को देखें तो भारत के इतिहास में ये पहली घटना हम मान सकते हैं कि उसमें ये हुआ कि न्यायालय के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगे। वो भी सबसे सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ भारत में मुर्दाबाद के नारे पहली बार लगते हैं, और वो भी जुलूस के शक्ल में। तो ये भी यहाँ पर हुआ है। हम इन सभी चीजों को लेकर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ श्रेय डंभारे हैं जो कि इस कार्यक्रम से हमसे जुड़ रहे हैं और हम उनसे बात करेंगे। श्रेय, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। धन्यवाद मिश्रम जी। सबसे पहले जय भीम सभी साथियों को। मैं ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है और ये जो प्रशांत भूषण का केस है और ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से रिलेटेड अभी फिलहाल जो कुछ भी हो रहा है, इस पर सबसे पहले मेरी टिप्पणी ये है कि ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। ये इसके पहले बहुत बार हो चुका है। इसके पहले प्रशांत भूषण के पहले 4 जजेस बोलो, जस्टिस कर्नन बोलो, या इसके पहले ऐसे मैटर्स बहुत बार आए हैं। अब इस चीज का हमें थोड़ा एक हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। इस चीज की हिस्ट्री में अगर हम जाते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन मुझे जो आंसर करना है वो ये है कि ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में ये क्यों नेसेसरी है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि नेसेसरी क्यों है, इसके बाद ही हमको बाकी क्वेश्चन के आंसर मिलते हैं। तो सबसे पहले जो इस चीज का जो नेसेसरी है, तो इसके लिए मैं बाबा साहब का स्पीच है कॉन्स्टिट्यूशन का जो 4th अमेंडमेंट बिल था 1954 का, तो उसमें एक स्पीच था बाबा साहब का पार्लियामेंट में, वॉल्यूम 15 पेज नंबर 946 में आपको ये स्पीच मिलेगा, जिस पर बाबा साहब इंडिपेंडेंट जुडिशरी और फंडामेंटल राइट इस चीज के ऊपर बात कर रहे थे। और इस चीज के ऊपर कमेंट करते हुए ने
बाबा साहब ने एक जस्टिस नाइट की एक स्टोरी बताई थी। जस्टिस नाइट की स्टोरी में ऐसा है कि जस्टिस नाइट जो थे, एक चीफ जस्टिस थे बॉम्बे हाई कोर्ट के, तब प्रेसिडेंशियल कोर्ट का पुराना उन्होंने मैटर के बारे में बताया। अब उस टाइम पर ऐसा हुआ था कि उन्होंने, जस्टिस नाइट ने एक गवर्नमेंट के अगेंस्ट में ऑर्डर दिया और उनको फॉलो करना था, कंप्लायंस करना था उस ऑर्डर का। पर गवर्नमेंट ने बोला, उस टाइम का जो कोई भी वॉइसरॉय होगा, उन्होंने बोला कि आपको अपॉइंट हम करते हैं तो हम आपका ऑर्डर क्यों माने। ये चीज ऐसा हुआ था। तो जिसके वजह से जस्टिस नाइट ने अपने चपरासी को बुलाया, उन्होंने पूरा कोर्ट रूम वगैरह सब चीज लॉक कर लिया और दूसरे पैसेज से वो अपने जिससे जहाज से वापस ब्रिटेन चले गए। ऑफ कोर्स वो डिसीजन चेंज हुआ, पर जब जस्टिस नाइट को पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, तो क्वेश्चन आया था, उन्होंने बोला था कि जब मेरा ऑर्डर जो है, यानी जुडिशरी का ऑर्डर इनको फॉलो करना नहीं है, तो ये जुडिशरी का ऑर्डर फॉलो नहीं करना है तो फिर ये कोर्ट बनाए क्यों हो आपने। तो वन ऑफ द ये रीजन था जिसके वजह से कंटेम्प्ट आया। और कंटेम्प्ट के बाद इस चीज को, डिस्प्यूट को सॉल्व करने के वजह से आया। अब इसमें बाबा साहब फिर और फर्दर कहते हैं कि ब्रिटिश राज में कांग्रेस हो या फिर जो कोई भी लेफ्टिस्ट पार्टी हो, जो कोई भी हो, वो लोग इतने फंडामेंटल राइट की बात कोई नहीं कर रहा था। यानी जब ब्रिटिश रहे, जब तक भारत आजाद नहीं हो तब तक कोई भी फंडामेंटल राइट की बात नहीं कर रहा था जो आज फंडामेंटल राइट है। भारत स्वतंत्र होने के बाद ये लोग हर कोई ने क्या फंडामेंटल राइट की बात करना चालू कर दिया। इसका रीजन क्यों है, इस चीज का भी आंसर बाबा साहब ने दिया। बाबा साहब बोलते हैं कि उस टाइम पर एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी थी, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा था। एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा था, इस वजह से सेंस ऑफ सिक्योरिटी थी, और जिसके वजह से लोग फंडामेंटल राइट की बात नहीं करते थे। अब हम ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इसका कहीं ना कहीं डायरेक्ट नेक्सस है, डायरेक्ट रिलेशन है, चाहे फिर वो हमारा पार्लियामेंट से एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें या हम जुडिशरी के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, ये दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है आपके फंडामेंटल राइट के साथ। आपका अगर एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा है तो आपको फंडामेंटल राइट क्लेम ही करने की जरूरत नहीं रहती, अपने आप मिल जाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बाबा साहब ने हमको बताई थी, आपको ये वॉल्यूम 15 में मिल जाएगा। अब इसके बाद मुझे सबसे पहले आपको समझाना पड़ेगा कि कंटेम्प्ट कैसे होता है, व्हाट इज कंटेम्प्ट। अब लॉ में 1971 का जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट है, इसमें उसकी दो डेफिनेशन है, एक सिविल कंटेम्प्ट और दूसरा है क्रिमिनल कंटेम्प्ट। अब सिविल कंटेम्प्ट में ऐसा है कि अगर आपने कोई जजमेंट का, ऑर्डर का अगर आपने फॉलो नहीं किया तो आपके ऊपर सिविल कंटेम्प्ट बैठेगा। वो हमारा अभी आज का इशू नहीं है। दूसरा इशू है क्रिमिनल कंटेम्प्ट। अब क्रिमिनल कंटेम्प्ट में तीन डेफिनेशंस है। एक, आप अगर फर्स्ट जो है उसका वो है कि अगर आप जो कोर्ट होगा उस कोर्ट का स्कैंडलाइज करोगे, उसकी अथॉरिटी को चैलेंज करोगे, यानी उसकी अथॉरिटी, उसकी रेपुटेशन को अगर खराब करोगे तो पहला। दूसरा, अगर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में ऑब्स्ट्रक्ट करोगे, दूसरा। और अगर इंटरफेयर करोगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में, तो इसमें जो स्कैंडलाइजेशन और जो रेपुटेशन को अगर हैम्पर करते हैं हम उसको अगर डिस्टर्ब करते हैं, तो ये जो चीज है इसको हमको रिलेट करना है हमारा जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, जो आज हम प्रशांत भूषण के केस में देख रहे हैं। ये बहुत थीन लाइन है, इसके बीच में देखा जाए तो उसी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट में अगर आप फेयर क्रिटिसिज्म करते हो जजमेंट का तो अलाउड है, क्रिटिसिज्म अलाउड है, फेयर क्रिटिसिज्म जजमेंट का। और कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग है, वो अगर एक्यूरेट प्रोसीडिंग आप कोर्ट कर रहे हो, एक्यूरेट बता रहे हो या कुछ एक्यूरेट है, जैसे कि वैसा जैसा हो रहा है वैसा बता रहे, तब क्रिटिसिज्म तब नहीं होता है। तो ये जो चीज है कि प्रशांत भूषण के केस में ये कैसे कंटेम्प्ट हुआ, इस वजह से हमको कुछ जजमेंट देखने पड़ेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था भरतनाथ मिश्रा वर्सेस रजिस्ट्रार ऑफ ओडिशा हाई कोर्ट, और उसमें ऐसा था कि एक बहुत अच्छा पॉइंट आया कि एक, जब भी कोई गालियां देता है किसी जज को और वो एज ए जज उसको गाली दे रहा है, ना कि जज एज ए इंडिविजुअल, तो जज एज अ जज करके गाली देगा तो फिर वो कंटेम्प्ट होगा, और जज एज ए इंडिविजुअल देगा तो वो कंटेम्प्ट नहीं, वो डिफेमेशन होगा। और ये चीज कहीं ना कहीं आपको पंडित ठाकुरदास के जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट्स में आपको इनका रेफरेंस मिलेगा। उन्होंने भी यही बोला था कि अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे आप जज को बोल रहे हो तो वो कंटेम्प्ट नहीं होगा, एज ए जज उसके कैपेसिटी पे आप जाओगे तो फिर वो कंटेम्प्ट होगा। तो इसी वजह से कुछ और पॉइंट्स भी है कि अगर आप जज को बोलते हो कि वो बायस्ड है, करप्ट है, ये सब चीजें की वजह से एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में, क्योंकि लोगों का
बड़ी एक्सपेक्टेशन होती है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो कोई भी जजेस है इनसे एक्सपेक्टेशन होती है, तो वो एक्सपेक्टेशन को ठेस पहुंचती है, जिसके वजह से ये कंटेम्प्ट माना गया है। अब ऐसा था कि प्रशांत भूषण के केस में दो चीजें आपको, एक ही वो जो ट्वीट है उनका, जो 50 लाख की मोटरसाइकिल वाला जो ट्वीट है, उसमें आपको मिल जाएगा। उन्होंने जब बोला कि सुप्रीम कोर्ट जज जो है वो 50 लाख की मोटरसाइकिल पे बैठे हैं और बिना हेलमेट के, बिना मास्क के, तो उनका वो पर्सनल कमेंट था, पहला बात। और जो सेकंड पार्ट था उसका, कि जब सुप्रीम कोर्ट बंद है और उस टाइम पर उन्होंने सब कुछ बंद रखा है, तो वो गलत पॉइंट था, क्योंकि वो गलत एलिगेशन इस वजह से था, तब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोर्ट चालू थे, मैटर सुने जा रहे थे, तो यह बोलना गलत था। आपने गलत बोला है, उसके बाद आप कंटेम्प्ट पे आए हो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस चीज का, तो इस वजह से वो कंटेम्प्ट माना गया। अब देखा जाए, हम आर्टिकल 129 जो ओरिजिनली 108 था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 108 जो है वो बाय वे ऑफ अमेंडमेंट आया, और 129 आर्टिकल जो है वो डायरेक्ट रिलेट करता है हमारे सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट पावर से, जो आपको हाई कोर्ट के लिए 215 हाई कोर्ट के लिए। और जो 108 आर्टिकल है, ये बाबा साहब ने खुद इंट्रोड्यूस कराया था, ये इंट्रोड्यूस बाबा साहब ने खुद कराया था कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड रहेगा और ये कंटेम्प्ट को पावर रहेगा, ये बाबा साहब ने इंट्रोड्यूस कराया था। उसके बाद हमको 19(1) में जो आर्टिकल 19(1) को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का जो आर्टिकल है सब क्लॉज ए में, अब ये जो है, ये इस चीज के लिए हमको देखना पड़े बाबा साहब का पहला स्पीच जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का डिबेट्स का, तो उसमें पहले स्पीच में बाबा साहब ने बोला था कि फंडामेंटल राइट आर नॉट एब्सोल्यूट। भारत के संविधान के जो फंडामेंटल राइट है, ह्यूमन राइट्स है, ये एब्सोल्यूट नहीं है यार, इसी वजह से उसको रिस्ट्रिक्शंस आए थे। आर्टिकल 15 का 1A का जो रिस्ट्रिक्शन है वो क्लॉज 2 में है, उसके नीचे में आपको क्लास 2 में इसका रिस्ट्रिक्शंस मिलेंगे, जिसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है। अब संविधान निर्माताओं ने कुछ रीजन की वजह से डाला होगा, वो कुछ इंपॉर्टेंट होगा, इसी वजह से डाला होगा। तो यह फिलहाल क्या हो रहा है कि आर्टिकल 19(1)A को, यानी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, इसको फिलहाल मैक्सिमम लोग, इवन प्रशांत भूषण इटसेल्फ, वो आइसोलेट, मैंने एक अगर इंडिपेंडेंट प्रोविजन ऐसा पढ़ रहा है, पर आपको इसको इंडिपेंडेंट प्रोविजन नहीं पढ़नी पड़ेगी। अगर अभी इन्होंने जो चैलेंज किया है, जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एक जो सेक्शन 2CI जो था, जिसमें स्कैंडलाइजेशन ऑफ का था कि स्कैंडलाइज करते हो आप कोर्ट को तो वो कंटेम्प्ट होगा, इसको चैलेंज किया, वो भी इमटेरियल हो जाएगा इसी वजह से, क्योंकि कंटेम्प्ट को पनिश करना ये सुप्रीम कोर्ट का इनहेरेंट पावर है, ये इनहेरेंट भी है और कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है। उनको 129 में दिया हुआ है और सुप्रीम कोर्ट को 142 क्लॉज 2 में भी दिया हुआ है, आर्टिकल 142 क्लॉज 2 में भी इनको पावर दिया हुआ है, और उसमें इन्वेस्टिगेशन का भी पावर दिया हुआ है। तो समझ लो, आज अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट नहीं भी है, तभी भी सुप्रीम कोर्ट अपने कंटेम्प्ट को पनिश कर सकती है। तो समझ लो, ये एक्ट नहीं भी रहेगा, तभी ये जो रिपोर्टिंग हुई, इसमें थोड़ी गलत रिपोर्टिंग हुई है। अब इसके लिए हम थोड़ा सा और सामने पढ़ेंगे, कंटेम्प्ट ज्यूरिडिक्शन वगैरह भी है इसमें, कि ये जो कंटेम्प्ट ज्यूरिडिक्शन है, ये जज की पर्सनल डिग्निटी जो है, उसके जो पर्सनल रेपुटेशन है, उसके लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के लिए। अब इसमें देखो तो ऐसा है कि आज के पहले बहुत बार हो चुका है, जब भी चीफ जस्टिस इसके पहले जो रिटायर हुए हैं, या बहुत सारे चीफ जस्टिस, यानी पहले बार करप्शन का चार्ज नहीं लगाया हुआ है इनके ऊपर, यानी कि करप्शन की बात नहीं भूली गई है। इसके पहले करीब करीब 5-6 जजेस लोगों ने बोला है, बहुत सारे लीगल लुमिनरीज ने बोला है, बहुत लोगों ने बोला है कि सुप्रीम कोर्ट में करप्शन है, ये है वो है। अब देखा जाए तो करप्शन की इनकी डेफिनेशन जो है ना, सबसे पहले मुझे उससे प्रॉब्लम होता है, क्योंकि करप्शन सिर्फ फाइनेंशियल करप्शन नहीं है, करप्शन ये इंटेलेक्चुअल करप्शन भी है, नेपोटिज्म है, कास्टिज्म है। आप इसको कैसे डील करोगे? ये जो डील करना है करप्शन और कास्टिज्म, ये डील नहीं कर सकते। और ये सुप्रीम कोर्ट में ही इन्होंने जो बोला कि प्रशांत भूषण के केस में जो उन्होंने प्रोसीजर फॉलो नहीं की, ये भी बोलना गलत है सर, क्योंकि ये बोलना इस वजह से गलत है क्योंकि आर्टिकल में उनको कंप्लीट पावर है। अभी देखा जाए तो मैं एक और अच्छी केस डिस्कस करूंगा सुप्रीम कोर्ट की, हीरालाल दीक्षित की केस थी ये। अब हीरालाल दीक्षित की केस में ऐसे हुआ था कि उस बंदे ने, हीरालाल दीक्षित ने, सुप्रीम कोर्ट के प्रीमाइसेस में ही सुप्रीम कोर्ट के तारीफ में पैम्पलेट बांटना चालू कर दिए थे। अब तारीफ कर रहा है, क्रिटिसिज्म तो कर नहीं रहा है, तो कंटेम्प्ट होगा या नहीं होगा? सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं बाबा, ये भी कंटेम्प्ट है। क्यों? क्योंकि कोर्ट के, तुम जज के माइंड को इन्फ्लुएंस करना चाहते हो, ये बोल के कि तारीफ करके, जज को तारीफ करके, तुम जज को फ्लैटरी दिखा के, उनको थोड़ी तारीफ गिरफ्त करके
ये इस वजह से कोर्स ऑफ जस्टिस जो है उसमें हैम्पर हो रहा है। अब देखा जाए तो इसमें जो क्रिटिसिज्म है सुप्रीम कोर्ट में, आप क्या क्रिटिसिज्म करते हो, उसके लिए कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है, ना कोई एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है। सुप्रीम कोर्ट को जब लगेगा तब वो बोलेंगे नहीं ये क्रिटिसिज्म है, ये क्रिटिसिज्म नहीं है, ये जज को क्रिटिसिज्म है और ये कोर्ट को है। तो ये डिसाइड करने का पावर भी उनको है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आती है, अगर आपके पास सच में जेन्युइन केस है, अब सच में जेन्युइन केस है, आपके पास आपको लगता है कि नहीं कि सामने वाला जज करप्ट है, बायस्ड है, तो आपके पास प्रोविजन सिर्फ इतने हैं कि फिलहाल के करंट सिचुएशन में ऐसा है कि सिर्फ इम्पीचमेंट हो सकता है, जो कि आज तक कभी हुआ नहीं है इंडिया में किसी भी जज का इम्पीचमेंट। तो अगर आप कंप्लेंट फाइल करोगे और कंप्लेंट में अगर ये एलिगेशन डालोगे, कंप्लेंट में एलिगेशन डालोगे कि ये जज बायस्ड है या करप्ट है, आपने कंटेम्प्ट कर दिया, फिर से ये दिक्कत फिर से आ गई। अब कंप्लेंट करते हैं तो ये कंप्लेंट मैकेनिज्म है, ग्रीवेंस मैकेनिज्म फिलहाल नहीं है, ये एक प्रॉब्लम है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसा है कि 2005 तक ऐसा था कि कोई करप्ट जज है, यानी ट्रूथ, अगर आप किसी के जज के बारे में बोलो कि ये करप्ट है या बायस्ड है, तो वो ट्रूथ एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता था। यानी 2005 तक ऐसा था कि आपने बोल दिया कि ये करप्ट जज है तो नहीं होता था, वो आप कंटेम्प्ट कर दिया, आप जेल में जाओगे पक्का है आपका। पर अभी ऐसा है कि 2005 के बाद कि अगर आप कंटेम्प्ट में, अरे आपने प्रूव कर दिया, आपने ट्रूथ का अपना बता दिया कि नहीं ये जज करप्ट थे, तो आपके पास डिफेंस है। ये इटसेल्फ एक्ट में आपको दिया हुआ है कि वो जज करप्ट है करके, तो इन्होंने ट्रूथ बोला, सच बोला, जिसकी वजह से इनके ऊपर कंटेम्प्ट नहीं चला सकते। ये अभी फिलहाल अगर प्रशांत भूषण केस में देखा जाए हमने, तो प्रशांत भूषण केस में ऐसा है कि प्रशांत भूषण ने एलिगेशन तो लगाए और फिर ये भी बोल रहे हो कि नहीं मैं प्रूव नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास एलिगेशन है पर मैं प्रूव नहीं कर सकता। तो फिर आपने तो मैलिशियसली लगाए। हमको देखना चाहिए क्या हम एब्सोल्यूट फ्रीडम के पास जो जा रहे हैं, क्या होता है कि अगर हमारे पास राइट है तो एट द सेम टाइम कोरिलेटिव हमारे पास ड्यूटी भी है। हमको आज जो फ्रीडम है स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, उसको बड़े समझदारी से उसका यूज करना है। आज अगर हम इस जो सोशल मीडिया के कल्चर में देखें तो क्या ये पॉसिबल लगता है? हर चीज का तो गलत मीनिंग निकल जाता है। यानी अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अगर देखा जाए तो इसका तो गैर व्यापार ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ये उसका ये। अब इसमें ना जो जूरिस्प्रूडेंस डेवलप हो रहा है, मैं इस पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसकी वजह से जो जूरिस्प्रूडेंस है, जो न्याय शास्त्र जो डेवलप हो रहा है प्रशांत भूषण के केस में, वो बहुत गलत जूरिस्प्रूडेंस डेवलप हो रहा है, वो बहुत गलत न्याय शास्त्र डेवलप हो रहा है। यानी क्या डेवलप हो रहा है उसमें कि आपको देखना होगा कि कौन कंटेम्प्ट कर रहा है, जिसने क्रिटिसिज्म किया है जज के अगेंस्ट में, वो कौन है, यानी कौन है। यस, उसके जैसे 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है, उसने बहुत सारे प्रो बोनो केसेस किए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट केसेस किए हैं, एलिगेशन लगाते रहता है, करप्शन वगैरह केसेस करते रहता है। और क्रिटिसिज्म क्या वो उसकी फाउंडेशन को हिलाता या नहीं हिलाता, ये एक पॉइंट आया है। अब देखा जाए आज के दौर पे अगर मैं आपको ये क्वेश्चन में पूछूं कि समझ लो मिश्रम जी, ये एक फ्रीडम है जो प्रशांत भूषण के पास है एलिगेशन लगाने का, ये फ्रीडम, क्योंकि आपके पास तो एक्सपीरियंस है नहीं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस का, ठीक है, आप तो क्रिटिसिज्म नॉर्मली करोगे। ये फ्रीडम प्रशांत भूषण को है पर मिश्रम जी को नहीं है, फिर आप क्या बोलोगे? ये तो आर्टिकल 14 का भी तो वायलेशन हो गया। बिल्कुल। तो ये बहुत गलत चीज डेवलप हो रही है, इसकी वजह से हमको इसको भी ध्यान देना पड़ेगा कि ये अच्छा करने के चक्कर में गलत कर ले। आज जो प्रशांत भूषण क्रूसेडर हो गए हैं एकदम, बहुत क्या बोलेंगे, फंडामेंटल राइट को बचाने के लिए बहुत बड़े जो एक सामने आ रहे हैं, पर मैं अंदर से मैं ट्रस्ट नहीं कर पा रहा हूं उनके नैतिकता पर। खास करके अरुण शौरी जैसे लोग जो है उसमें जो आ रहे हैं, अरुण शौरी, एन राम वगैरह जो लोग हैं जो बाबा साहब को मैलिंग करते हैं हमेशा, वो लोग बोल रहे हैं ये गांधीयन प्रिंसिपल जो आ रहा है इसमें, ये फंडामेंटल राइट की बात करते तो बड़ी कभी हजम नहीं होती ये चीज जो है। नहीं हजम इसलिए भी नहीं हो रही कि क्योंकि ये जो यही बात जब कर्नन के साथ हो रही थी तब यही प्रशांत भूषण जो है इन्होंने उस का समर्थन किया था कि हाँ ठीक है, इनके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, और बहुत ही काफी कुछ उन्होंने कहा था। तब आज जब इनके ऊपर हो रही है जब यही चीज उनके ऊपर जब लागू हो रही है तब वो उसके विरोध में है। यस 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 एग्जैक्टली। अब देखो क्या है ना सर इसमें कि जस्टिस कर्नन के इसमें मैं अप्रिशिएट करूंगा जस्टिस कर्नन के मैटर में कि दो उसमें पार्ट पकड़ो। जस्टिस कर्नन का मैटर इसमें जब एक उनका पूरा केस खराब हो रहा था और एक
जब तक सही था उनका जी। अब जब तक सही था तब तक जस्टिस करण के आप एक्शंस को देखें, उन्होंने ये हमेशा भूल जाते हैं ये लोग, जजमेंट पढ़ेंगे जस्टिस कर्नन का तो उसमें आपको मिलेगा। सबसे पहले कंप्लेंट मोड से चालू किए उन्होंने, चीफ जस्टिस को कंप्लेंट किए, उस टाइम के प्रेसिडेंट को किया, SC ST सेल को किया। तो ये जो करप्शन को और एलिगेशन लगाया, तो उन्होंने एलिगेशन लगा के शांत नहीं बैठे। आप देखो जस्टिस कर्नन के मैटर में वो उन्होंने एलिगेशन लगाने के बाद वो शांत नहीं बैठे, उन्होंने कंप्लेंट की। अब कंप्लेंट मैकेनिज्म ना होने के बाद उनको पता था कि कंप्लेंट करने के बाद तो कंटेम्प्ट आएगा ही आएगा, पर एलिगेशन भी लगाया और कंप्लेंट भी की। जब तक नहीं है तो कुछ तो भी एक बैटल उन्होंने एक फाइट स्टार्ट की थी बाय वे ऑफ कंप्लेंट। इसके अलावा एक और जजमेंट मैं आपको कोट करूंगा 95 का है, उसमें जज के अगेंस्ट में उन्होंने जो एलिगेशन लगाने थे उसके लिए एक पर्सन ने तो PIL फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में, हालांकि वो डिसमिस हो गई, वो मैटर नहीं है। बट प्रशांत भूषण का ये जो केस हम देखे और वो केस देखे DP सिंह का या जस्टिस कर्नन वाला, तो इसमें हमको हमेशा एक चीज दिखेगा कि प्रशांत भूषण ने सिर्फ एलिगेशन लगाया और वहीं पे खत्म हो गए। हमारे केस में जो हमारे यानी जस्टिस कर्नन के केस में या DP सिंह के केस में उन्होंने कोर्ट में गए कि भैया ये चीज है, आपके अलावा और कोई नहीं सुन सकता, तो इस वजह से वो कोर्ट में गए, उन्होंने बैटल की। तो ये एक दिक्कत हो रही है। अब इसमें जो स्कैंडलाइजेशन का जो पार्ट है ना, जो सेक्शन 2C का जो पार्ट है, 2C क्लॉज 1 का, अब UK और USA में जो स्कैंडलाइजिंग होता है, कोई रेपुटेशन वगैरह होता है, तो इसकी जो पनिशमेंट है वो निकाल दी है। वो बोलते हैं कि उनका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग है, जिसकी वजह से जुडिशरी पर आप कितना भी गाली दो, कुछ भी बोलो, जज की कैपेसिटी भी उनको बोलो या कुछ भी बोलो, हमको फर्क नहीं पड़ता। UK और USA में वो है जहां से हमने जुडिशरी के कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट वगैरह किया है। तो वहां पे वो है जो कंटेम्प्ट का नहीं है, वहां पे ऐसे आप स्कैंडलाइज करोगे, रेपुटेशन को कुछ बोलोगे तो कुछ नहीं होगा वहां पर यहाँ पे होता है। इसके रीजन है उनका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग है, यहाँ पे फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है, ऐसा है। अब इसमें कुछ पास्ट के जजेस है वो बोलते हैं कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट को क्रिटिसिज्म के लिए ओपन रहना चाहिए, वो भी एक उन्होंने भी अपने क्रिटिसिज्म से छुपना चाहिए, उन्होंने ब्रॉड शोल्डर करनी चाहिए, ये ब्रॉड शोल्डर करने चाहिए क्या जो है वो जैसे कृष्णा अय्यर ने बोला था। अब क्रिटिसिज्म के लिए उन्होंने भी ओपन रहना चाहिए, सामने आना चाहिए, ये जो पॉइंट हुआ, तो अभी देखा जाए तो इसमें मैकेनिज्म तो है नहीं, ये डेवलप होने में टाइम लगेगा। फिलहाल हम एब्सोल्यूट फ्रीडम दे नहीं सकते, ये भी हमको ध्यान रखना है। इसका रीजन है सर, इसका रीजंस भी है। खास करके हम अगर प्रशांत भूषण केसेस में देखें तो प्रशांत भूषण का केस जो था वो सबक सिखाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो सो मोटो कंटेम्प्ट इशू किया, पर वो देखा जाए तो आज उल्टा हो गया कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही आ रहा है हर चीज। तो इसमें कुछ 1500 एडवोकेट्स है, उन्होंने सपोर्ट किया प्रशांत भूषण को, कुछ रिटायर्ड जजेस ने भी सपोर्ट किया। अब ये लोगों ने जो सपोर्ट किया, क्या ये लोग भी कंटेम्प्ट के पात्र नहीं हुए? सपोर्ट किया है तो वो भी कंटेम्प्ट के, कर्नन भी उनके सपोर्ट में आ गए हैं। यस, जस्टिस कर्नन तो अभी आए हैं, पर उसके पहले जस्टिस लोढ़ा, कुरियन जोसेफ जस्टिस, ये बहुत सारे जजेस उन्होंने सपोर्ट किया। तो ये जो सपोर्ट किया तो वो भी तो कंटेम्प्ट में आ गए। ये चीज है, इसको समझना चाहिए हमको कि इसके वजह से जुरिस्प्रूडेंस और जो हो रहा है फिलहाल ये गलत भी हो रहा है कि अगर हम टू मच फेवर जो कर रहे हैं, इसमें हम दोनों को बैलेंस करके देखना चाहिए कि स्कैंडलाइजेशन का जो है, स्कैंडलाइज करते, रेपुटेशन को आप दाव पे लगाते हो सुप्रीम कोर्ट के, वो क्यों सीरियस इस वजह से है क्योंकि उनका वहां जैसे UK और USA नहीं है फिलहाल। आज अगर हम थोड़ा सा अगर अलाउ कर दिया, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे अगर हमने अलाउ कर दिया, तो ये जो पूरी हायरार्की बैठी है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ये इसके लिए हमको संविधान सभा के डिबेट्स में जाना पड़ेगा। 129 का जो डिबेट चल रहा था उसमें बाबा साहब ने 129 नहीं 108 का जो डिबेट चल रहा था उसके बारे में बाबा साहब ने बोला कि सुप्रीम कोर्ट है जो ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी है और ये फॉलो करता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड इस वजह से क्योंकि एज ए एविडेंशियरी वैल्यू है, यानी कोई भी जजमेंट देगा तो उसका एविडेंस उनके पास है और उसके वजह से उनका जो जजमेंट है वो बाइंडिंग रहेगा सभी कोर्ट्स के ऊपर नीचे के। तो एक जुडिशियल डिसिप्लिन मेंटेन होता है, ये रीजन था जी। और अगर नीचे के जजेस वगैरह उनको फॉलो नहीं करे तो वो कंटेम्प्ट वगैरह का बाद में वो चीज है उसमें, जो जस्टिस करने में हमने देख भी लिया कि नहीं उन्होंने फॉलो नहीं किया जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का, तो कंटेम्प्ट इशू हुआ उसके लिए भी। तो ये जो चीज है ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसमें अभी बाबा साहब के स्पीच के हिसाब से हम उसको कोरिलेट करते हुए देखें तो ये डिसिप्लिन मेंटेन करना इस वजह से जरूरी, नहीं तो पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो कोलैप्स हो जाएगा।
अगर नहीं, और वो वाकई वाकई और वो दिख भी रहा है। अगर ये इस जुलूस को या इस नारेबाजी को अगर आप देखें तो ये उसी ओर बढ़ता सा नजर आता है। एग्जैक्टली। और इसमें ऐसा है कि अगर, क्योंकि अथॉरिटी नहीं रहेगी ना जज के, उस सुप्रीम कोर्ट के पास अथॉरिटी नहीं रहेगी, जो नीचे जुडिशरी, लोअर जुडिशरी बड़ी आशा भरी नजरों से देखता है, उनको फॉलो करना जो है वो इतनी ईमानदारी से फॉलो नहीं करेंगे उनके जजमेंट्स को। भले ही आर्टिकल 141 है वहां पे, बाइंडिंग नेचर है उसका, पर अगर आप थोड़ा सा वीक करते हो, थोड़ा सा जो उसके रेपुटेशन के हिसाब से अगर नहीं किया, एक कोई मशीन में एक कोई स्क्रू ढीला करते हो तो पूरा का पूरा नहीं किया, मशीन कहीं ना कहीं उसके ऊपर फर्क पड़ना चालू हो जाता है। इसके लिए मैं एक और एग्जांपल दूंगा, एक बड़ा सोशल एग्जांपल है, हमारे हम सोसाइटी में देखते रहते हैं। एक फैमिली है समझ लो, जहाँ पे एक उनका जो कोई करता होगा, मेल मेंबर होगा जो उनकी पूरी फैमिली में रहता है करता करके, तो वो दारू वगैरह पीता है, बहुत नशेड़ी है, गजेड़ी है, खराब है, पर वो अपने घर को बराबर कंट्रोल करता है। और वही एक दूसरा बंदा है जो अपने घर में सभी लोगों को प्रॉपर फ्रीडम देता है, सब करता है। आप दोनों के घर में देखोगे तो केओस कौन से घर में दिखेंगे? जहां पे अधिकार दिए हुए हैं, और यहाँ पर अधिकार दिए नहीं है, कंट्रोल करके रखा है। भले गलत है सामने वाला करता जो है, पर वहां पर उस घर में शांति रहती है, पता नहीं क्यों, ये दिखने मिलेगा। यह रीजन हमको, इसका जो रीजन हम पीछे जाएंगे तो हमको ये डायरेक्ट इसको लिंक करना पड़ेगा लिबर्टी के साथ। लिबर्टी यानी फ्रीडम, हमारा जो 19 में हम जो दे रहे हैं, लिबर्टी हम देते हैं, अगर वो अनब्रिडल्ड हो जाती है तो बड़ी इसकी बड़ी दिक्कत हो जाती है। बाबा साहब ने इस चैप्टर को बड़ा अच्छे से कवर किया है, उसके ऊपर जाएंगे तो और 20-30 मिनट जाएंगे, तो उसके ऊपर फिलहाल कमेंट नहीं करेंगे। लिबर्टी अगर आती है तो एट द सेम टाइम हमारे पास ड्यूटी भी आते हैं। पर दिक्कत ऐसा है कि इंडिया के लोग कर्तव्यनिष्ठ नहीं है, हमको देखना चाहिए, वो ड्यूटी बजाने वाले लोग नहीं है। अगर आप थोड़ा सा फ्रीडम दे दो उनको बोलने का कुछ भी, तो कुछ भी बोलेंगे। आज अगर मैं पूछूं कि आपको बोलने का अधिकार है और आपको कुछ भी बोलने का अधिकार है, तो कितना डिफरेंस है इसमें? तो कुछ भी बोलेंगे तो फिर तो यानी केओस हो जाएगा, पूरा खराब हो जाएगा, पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा। तो इसमें जो है बड़े थीन लाइन है, देना चाहिए। अभी ऐसा है फिलहाल देखा जाए तो जो एक्ट है 1971 का एक्ट है, संविधान का जो आर्टिकल 19 है, 129 है, 142 क्लॉज 2 है, या फिर 215 है, जो कंटेम्प्ट से आपको हर जगह यहाँ पे कंटेम्प्ट मिलेगा। यानी आर्टिकल 19(1)(a) का जो रिस्ट्रिक्शंस है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट रिस्ट्रिक्ट करता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करोगे तो आपको नहीं मिलेगा स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अधिकार। तो ये जो संविधान में है प्रोविजंस और इटसेल्फ जो एक्ट है, अब देखा जाए तो एक्ट गलत नहीं है, संविधान के आर्टिकल भी गलत नहीं है उसकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से हम देखें तो। और यहाँ पे हम प्रशांत भूषण के केस में अगर वो जो कंटेंशन बोल रहे हैं कि नहीं अधिकार तो रहना चाहिए, क्रिटिसिज्म के लिए रहना चाहिए, वो भी गलत नहीं है। अब यहाँ पे गलत कोई नहीं है, पर प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। वाकई ये चीज ऐसा है। तो इसके लिए कैसा है कि ये बड़े दिल वाले, बड़ा दिल रख करने के कुछ देना और इस चीज के ऊपर आ जाता है। और फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में वो चीज पॉसिबल है नहीं। इसमें दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो प्रशांत भूषण का जो सेकंड ट्वीट था, उसमें उन्होंने बोला कि भारत में जो डेमोक्रेसी खत्म हुई तो उसमें लास्ट खत्म हुई, जिसकी वजह से ने क्या कुछ ना कर पाना जो है, कुछ ऐसे ट्वीट था जिसमें बोल रहे कि जो 4 चीफ जस्टिस थे उन्होंने कुछ किया नहीं, जिसकी वजह से भारत की डेमोक्रेसी खराब हुई, ऐसा कुछ था वो। अब इसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस आ रहा है। डेमोक्रेसी खत्म किसने की देखा जाए तो उस ट्वीट के हिसाब से उनके डेमोक्रेसी खत्म करने वाले लोग कौन है? आपके दूसरे गवर्नमेंट है, वहां पे गवर्नमेंट का एक्विजिशन है। अब गवर्नमेंट आपके हिसाब से कर रही है, आपको किसको सुधारना है? सुप्रीम कोर्ट का रोल छोड़ दो ना, गवर्नमेंट में है ना, वो दिक्कत गवर्नमेंट में आ रही है, आप इधर आ रहे हो, ये तो गलत बात हो गई फिर से। इस वजह से ये जो है, ये दोनों चीज जो है, इसको अगर सोल्यूशन के एस्पेक्ट पे लाऊंगा और कंक्लूजन पे आ रहा हूं सर मैं, कि बाबा साहब बोलते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर उसको चलाने वाले ठीक नहीं है तो फिर वो उसका कोई फायदा नहीं। और संविधान कितना भी गलत है, उसको चलाने वाले अच्छे हैं, तो फिर वो गलत संविधान भी अच्छे से चालू हो जाएगा। तो फिलहाल हम आज समझ लो इस चीज का कंक्लूजन कहाँ पे है। बिल्कुल इसी वजह से, और वो जो 1954 का जो मैं बाबा साहब का स्पीच इसमें इंक्लूड करूंगा, कि बाबा साहब ने उस टाइम पर भी बोला था यार कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी नहीं है,
संवैधानिक नैतिकता नहीं है। नैतिकता अगर नहीं है इनमें तो ये दिक्कतें आएंगी आएंगी। सुप्रीम कोर्ट भी खुले दिल से नहीं करेगा और यहाँ पे नहीं क्या ये लोग भी अपने राइट्स के लिए ऐसे झगड़ करेंगे, जिसकी वजह से आज सुप्रीम कोर्ट का ये जो टसल हो रहा है, जो झगड़ा हो रहा है, जिसके वजह से आज सोचो इंटरनेशनल लेवल पे हमारा कहने मजाक बनाया जा रहा है, मजाक हो रहा है, वाकई मजाक हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो है संवैधानिक नैतिकता की वजह से। और संवैधानिक नैतिकता क्यों नहीं है, अभी इस चीज के ऊपर भी आना, थोड़ा सा मैं कंप्लीट कर लूंगा, कुछ सेकंड्स में कंप्लीट कर लूंगा। तो संवैधानिक नैतिकता इस वजह से नहीं है क्योंकि इस देश का हर नागरिक कास्ट मानता है जी, कास्ट उसके अंदर है जी, वहां से स्टार्ट होता है हर चीज। और इसका सोल्यूशन अगर मैं दूं तो इसका सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ बुद्ध धम्म है। ये आपको बुद्ध धम्म ही कास्ट को खत्म कर सकता है। अगर कास्ट नहीं रहेंगी तो ये जो जितने प्रॉब्लम हो रहे हैं वो प्रॉब्लम भी नहीं रहेंगी। वाकई वाकई। और सचमुच में अगर देखा जाए तो इस वक्त ये स्थिति तो है कि हम अपने अधिकारों का आखिर किस तरह से उपयोग करते हैं। चाहे वो कोर्ट है, कोर्ट भी अगर अपने अधिकारों का उपयोग कर रहा है तो संयमित होकर वो करे और बहुत ही सही ढंग से करे, सोच समझ कर करे। आम नागरिक भी अगर अपने अधिकारों का उपयोग कर रहे हैं तो उन्हें भी सोच समझकर सही रूप से उसको इम्प्लीमेंट या उसके उपयोग करने की, उपभोग करने की आवश्यकता है। ठीक है, आप अपने अधिकारों का जरूर उपयोग करें लेकिन बहुत ही समझदारी के साथ, ये बहुत ही आवश्यक है। निश्चित रूप से आपने बहुत बढ़िया तरीके से इस पूरे केस का विश्लेषण किया है। निश्चित रूप से हमारे दर्शक है जो समझना चाह रहे हैं, जो काफी दिन से इन तमाम चीजों को लेकर काफी उद्वेलित हैं और बहुत सारे टीवी चैनल्स और कई माध्यमों से, जो सोशल मीडिया है उसके माध्यमों से अलग अलग राय बनती चली जा रही है, तो निश्चित रूप से ये बहुत आवश्यक है कि उस दिशा में सही चर्चा हो और सही ढंग से उसको दर्शक समझ पाए, ताकि जो सभी की प्रतिष्ठा है वो कायम रहे। क्योंकि आम नागरिक की जितनी प्रतिष्ठा कायम रहनी चाहिए, जितना उसका मूल्य है उतना ही मूल्य जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनकी प्रतिष्ठा का भी मूल्य उतना ही होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।